नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश में प्रचलित वाद्य यंत्रों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मांदर वाद्य यंत्र की। इसके संबंध में आपको क्या ध्यान रखना है कि मांदर वाद्य यंत्र लकड़ी के खोखले भाग में दोनों तरफ चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। आप इस प्रकार से इस चित्र में देख सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से जो यंत्र बनता है उसे मांदर कहा जाता है। ठीक। फिर मध्य प्रदेश के कर्मा नृत्य और अन्य जनजातीय नृत्य और गायन में मांदर यंत्र का उपयोग किया जाता है। मांदर वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। तो यहां पर आप इसे देख सकते हैं। फिर बात करते हैं दफला या चांग की। दोस्तों, इस चित्र में देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं दफला या चांग। दोस्तों, जो दफला है वह लकड़ी के गोलाकार व्यास के चमड़े से बनाया जाता है और इसे बाधक द्वारा, जो बाधक होता है इसको बजाने वाला, इसको प्ले करने वाला होता है, वह इसे अपने कंधे पर लटकाकर बजाता है। किसे? दफला या चांग को। तो दोस्तों, बीन तो हम सभी जानते हैं, इसका उपयोग सपेरों द्वारा सांप को पकड़ने के लिए और गांव-गांव जाकर तमाशा दिखाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से बीन दिखाई देती है। फिर बात करते हैं ढोलक की, जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। बहुत सारे घरों में आपको ढोलक देखने को भी मिल जाएगी। दोस्तों, जो ढोलक वाद्य यंत्र हम सभी जानते हैं, धार्मिक कार्यों जैसे मंदिर में भजन कीर्तन के समय ऑर्केस्ट्रा में भी आपने देखा होगा, हम इसका उपयोग करते हैं। विशेषतः दोस्तों, बघेलखंड में राई नृत्य में ढोलक का उपयोग किया जाता है। हम सभी ने देखी हुई है। इस प्रकार से ढोलक आपके समक्ष रखी हुई है। दोस्तों, ये रस्सी ढोलक है। नट बोल्ट वाली ढोलक भी आती है और रस्सी नट बोल्ट दोनों एक साथ लगे होते हैं। एक तरफ नट बोल्ट लगे होते हैं, एक तरफ सिर्फ रस्सी होती है। तो इस प्रकार की ढोलक भी आती है। फिर बात करते हैं मृदंग की। दोस्तों, मृदंग गायन और नृत्य में इस्तेमाल किया जाने वाला एक दो मुखी ड्रम है। दोस्तों, ढोलक भी दो मुखी ही है। विशेषतः बुंदेलखंड में राई नृत्य में मृदंग का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से आप मृदंग को देख सकते हैं। फिर बांसुरी, दोस्तों खोखले बांस का बना हुआ वाद्य यंत्र है, जिसे मुंह से फूंक कर बजाया जाता है और मध्य प्रदेश के लगभग सभी गीतों में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। दोस्तों, जो प्रोफेशनल बांसुरी होती हैं वो शार्प मेजर के हिसाब से आती हैं, अलग अलग प्रकार की, जो बचपन में हम ले लिया करते थे। वो भी बांसुरी है, उसी प्रकार की होती है, लेकिन उसका मेजरमेंट कुछ फिक्स नहीं होता। उसको सिर्फ बच्चों के मनोरंजन खेल के लिए बना दिया जाता है। ठीक। तो प्रोफेशनल बांसुरी अलग आती है, बाकी हर बांसुरी को एक ही तरीके से बजाया जाता है। ठीक। फिर बात करते हैं इकतारा की। यहाँ आप देख सकते हैं इकतारा का डायग्राम। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में भरथरी गायन में हम इसका उपयोग करते हैं, इकतारा का उपयोग करते हैं। फिर टिमटिमी और टिमकी की बात करें तो दोस्तों, लकड़ी के खोखले भाग के ऊपर चमड़े का परत बांधकर बनाते हैं हम टिमटिमी या टिमकी को। और यह वाद्य यंत्र दोस्तों होली तथा विवाह के अवसर पर देखा जा सकता है। कौन सा? टिमटिमी या टिमकी की बात की जा रही है। फिर चर्चा करते हैं खंजरी की। दोस्तों, इसका वादक थाप और हाथ को हिलाकर इसका वादन करता है, मतलब इसको बजाता है, इसको प्ले करता है। दोस्तों, खंजनी टिन के गोलाकार पतरे के एक ओर चमड़ा या पतली झिल्ली मड़कर बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं खंजरी को? टिन की गोलाकार एक पत्ती टाइप की होती है, उस पत्ती में एक तरफ या तो चमड़ा मर दें या पतली झिल्ली को मर दें, जो प्लास्टिक टाइप की होती है, उससे हम खंजरी को बनाते हैं। और दोस्तों, इसके घेरे में 3-4 जोड़ी झांझ लगी हुई होती है। यहाँ पर आप ये झांझ देख सकते हैं, गोलाकार, जो अलग से आवाज करती है। ठीक। फिर बात आती है नगाड़ा की। दोस्तों, होली के अवसर पर फाग गायन में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है नगाड़ा। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसे आपको तबला नहीं समझना है दोस्तों, तबला अलग चीज है, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। ये नगाड़ा वाद्य यंत्र है। ठीक है। होली में फाग गायन में इसका उपयोग करते हैं और दूसरी चीजों में भी कर सकते हैं।
यहाँ पर स्पेसिफिकली जहाँ प्रमुख रूप से उपयोग होता है उसकी चर्चा की जा रही है। अलग अलग चीज़ों में भी, जैसे ढोलक है, वहाँ पर लिखा हुआ है बघेल खंड में राई में प्रयोग करते हैं। तो एक बघेल खंड में राई के अलावा कितनी सारी ताल है, एक ताल, तीन ताल, कहरबा, रूपक, बहुत सारी तालें हैं ढोलक की। तो अलग अलग जगह पर ऑर्केस्ट्रा में भी उपयोग करते हैं, भजन संध्या में भी उपयोग होता है, इंडियन आइडल में भी उपयोग होता है, सारेगामा पा में भी उपयोग होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमुख रूप से कहाँ उपयोग होता है, किस चीज़ के लिए, या कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, चलन में आया था, तो वो चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी उपयोग तो आप हर जगह कर सकते हो। और दोस्तों, जो नगाड़ा है उसे लकड़ी के डंडे से बजाते हैं, इतना याद रखना है। अब ये झांझ है दोस्तों, आपने मंदिरों में देखा होगा, दोनों हाथों से पकड़कर इसको बजाया जाता है। ठीक, यह एक बड़े स्वरूप का मंजीरा होता है जिसे मांदर के साथ बजाया जाता है। अब फिर यहाँ पर मांदर आ गया दोस्तों। तो झांझ को आप किसी भी वाद्य यंत्र के साथ लय मिलाकर बजा सकते हैं। फिर अलगोजा की बात करें तो यहाँ पर आपको अलगोजा का डायग्राम दिखेगा। और दोस्तों, बांस की बनी एक विशेष संरचना होती है अलगोजा, जो बांसुरी नुमा होती है तथा इसके दो मुख होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। इसे एक साथ हवा फूंक कर बजाते हैं। आप में से जिस किसी ने भी अलगोजा को बजाया हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर बात करते हैं मोहरी की। दोस्तों, प्रादेशिक अंचल में शहनाई के प्रचलित रूप को हम कहते हैं मोहरी। प्रादेशिक अंचल की बात कर रही है, वहां पर शहनाई का जो प्रचलित रूप है उसे हम कह देते हैं मोहरी। इसे फूंक कर बजाते हैं और इसका उपयोग विवाह के अवसर पर किया जाता है। कमेंट सेक्शन में ऐसा कोई गाना आप लिख दें जिसमें मुख्य रूप से मोहरी या शहनाई का उपयोग किया गया हो। ठीक, फिर बात करते हैं खड़ताल की। दोस्तों, पंडवानी में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसे हाथ की अंगुलियों में फंसाकर बजाया जाता है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं चिंकारा की। तो चिंकारा चर्म पत्र, लकड़ी और इस्पात से बना एक तंयुक्त वाद्य यंत्र है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। और दोस्तों, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाए जाने वाला स्थानीय वाद्य यंत्र है। फिर बारी आती है ताशा की। दोस्तों, मिट्टी की पकी हुई टोकरी नुमा आकृति पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? ताशा वाद्य यंत्र। फाग गीतों पर नगाड़ों के साथ इसको बजाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। जो नीचे की संरचना दिखाई दे रही है वह पकी हुई मिट्टी की संरचना है, जो कटोरी नुमा आप देख रहे हैं। फिर गुदुम की बात करें तो दोस्तों, इसमें 12 सिंघा का सींग लगा होता है, इसलिए इसे सींग बाजा भी कहा जाता है। इसे लोहे के कढ़ाई नुमा आकार में चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। तो ये तो बात हो गई गुदुम की। अब कुछ दूसरी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, उनकी चर्चा भी करनी है। जैसे एक बॉक्स में लिखा हुआ है ऐसा भी है, तो जान लेते कैसा है। यहाँ बताया जा रहा है कि बाना एक तंतु वाद्य है। किसकी बात चल रही है? बाना की। बाना क्या है? एक तंतु वाद्य है जिसे गज या तार की सहायता से बजाया जाता है। फिर सिंगी एक दोस्तों सुशिर वाद्य है जिसे फूंक मारकर बजाते हैं। डमरू एक ताल वाद्य है। इसी प्रकार से दोस्तों, ताल, सुशिर और तंतु तीनों आधारभूत वाद्यों का संज्ञान बड़ादेव ने किया और गौड़ समुदाय को यह वाद्य दिए। इतनी कुछ चीजें ब्रैकेट में लिखी हैं जिसको आप समझ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। फिर एग्जाम हेल्प की बात करें तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए बताए जा रहे हैं कि लोक नृत्यों का राजा कहते हैं कर्मा नृत्य को। ध्यान रखना है, लोक नृत्यों का राजा कहलाता है कर्मा नृत्य। हमारा राजकीय नृत्य कौन सा है? तो हमारा राजकीय नृत्य है राई। और लोक नृत्यों का राजा कहते हैं कर्मा नृत्य को। दोस्तों, भीलों का नृत्य या फिर क्या है, भील नृत्यों का गजरा डैरू वाद्य यंत्र। मध्य प्रदेश का कथक कहते हैं ढेमरियाई नृत्य को। और पद्मावत ग्रंथ में वर्णित नृत्य है राई। तो इन 4 फैक्ट को आपको ध्यान रख लेना कि वो पद्मावत में वर्णन है राई का, मध्य प्रदेश का कथक कहते हैं ढेमरियाई को, भील नृत्यों का गजरा कहते हैं डैरू वाद्य यंत्र को, और लोक नृत्यों का राजा कहते हैं
कर्मा नृत्य को। तो इतनी चीजें तो आपको ध्यान रख ही लेनी है। और फिर हम चर्चा कर रही हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार और उनका संबंध किस चीज से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केशव नारायण आपटे की। इनका संबंध ध्रुपद गायन से है। ध्यान रखना है, केशव नारायण आपटे, ध्रुपद गायन। फिर कबाल मोहम्मद खान और हद्दू खां और नत्थू खां, इनका संबंध है ख्याल गायन से। किनका संबंध है? कबाल मोहम्मद खान, हद्दू खां और नत्थू खां, इनका संबंध है ख्याल गायन से। फिर बारी आती है नाना साहेब पानसे की। इनका संबंध है मृदंग से और पखावज से। मुराद खान वीणा वादक हैं। बहराम खां इंदौर के ध्रुपद गायन धमार गायन से संबंधित हैं। फिर सखाराम पंत मृदंग वादक हैं। माधवराव चौधुले हारमोनियम वादक हैं। पंडित कृष्ण राव और बिलायत खां ये सितार वादक हैं। किरण सदाशिव देश पांडे तबला वादक हैं। अमजद अली खान ग्वालियर के सरोद वादक हैं। अलाउद्दीन खां मेहर बैंड के संस्थापक भी सरोद वादक हैं। उस्ताद अमीर खां इंदौर के ख्याल गायक हैं। राजा भैया पूंछ वाले ग्वालियर के ढुमरी और ध्रुपद गायन से संबंध रखते हैं। तो इतने नाम भी आपको ध्यान रख लेने हैं। अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के संगीत घराने के बारे में, जिसमें हम 4 घरानों को देखेंगे। मेहर घराना, सेनिया घराना, इंदौर घराना, रायगढ़ घराना जो कि छत्तीसगढ़ का है। शुरुआत करते हैं मेहर घराने से। तो दोस्तों, यह भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित घराना है। कौन सा? मेहर घराना, जो भारत के उत्तरी भागों में उत्पन्न हुई। इसका निर्माण उस्ताद अलाउद्दीन खान ने मेहर रियासत में किया था। और इस घराने के प्रमुख संगीतकार हैं रविशंकर, निखिल बनर्जी, शरण रानी आदि। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है मेहर घराने के बारे में। और अलाउद्दीन खां का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर बारी आती है ग्वालियर घराने की। तो दोस्तों, ग्वालियर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने ख्याल घरानों में से एक है। ध्रुपद और ख्याल गायन दोनों ग्वालियर में विकसित हुए हैं। और दोस्तों, ग्वालियर घराने को मुगल बादशाह अकबर का संरक्षण प्राप्त था। नतथन पीर बख्श को ग्वालियर घराने का जनक कहते हैं। तो आपको नत्थन, पीर बख्श, इनका नाम जरूर याद रखना है ग्वालियर घराने के जनक के रूप में। उस्ताद हस्सू खां और उस्ताद हद्दू खां ग्वालियर घराने के संगीतज्ञ हैं। और दोस्तों, ग्वालियर में ख्याल गायकी का आगमन लखनऊ के कब्बाल मोहम्मद खां के आगमन के साथ हुआ था। इतनी चीजें आप ग्वालियर घराने के बारे में याद रख सकते हैं। फिर सेनिया घराने की बात करें तो दोस्तों, सेनिया शब्द भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक तानसेन से संबंधित है। हालांकि तानसेन ग्वालियर घराने से भी संबंधित है। ठीक है। तानसेन संगीत विद्यालय के अनुयायी व्यापक रूप से सेनिया घराने के अनुयायी के रूप में जाने जाते हैं। और दोस्तों, सितार पर 17 झरोखे के होने की इस घराने की शैली की अपनी विशेषता है। इतनी कुछ बातें आप सेनिया घराने के बारे में ध्यान रखें। फिर इंदौर घराना। दोस्तों, इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घरानों में से एक है, जिसकी स्थापना आमिर खां ने की थी। और आमिर खां के कुछ प्रसिद्ध गायक और शिष्य पंडित अमरनाथ, शंकरलाल मिश्रा, कंकड़ा बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी आदि हैं। और दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार सुल्तान खां सारंगी वादक हैं। इन्होंने इंदौर घराने की निगरानी में अपना संगीत विकसित किया है। इतना आपको ध्यान रखना है। और इंदौर घराने के संबंध में आपको आमिर खां का नाम भी ध्यान रखना है। फिर बारी आती है रायगढ़ घराने या छत्तीसगढ़ घराने की। तो यह घराना दोस्तों कथक नृत्य शैली से संबंधित है। और रायगढ़ घराने के संबंध में आपको कथक नृत्य शैली ध्यान रख लेनी है। और इसके प्रमुख कलाकार राजा चक्रधर सिंह और कार्तिक राम हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
अगले वीडियो से हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में लोक चित्रकला एवं लोक चित्रकारों की। ठीक, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।